वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था चैप्टर डिपॉजिट के एक्सक्लूजन्स की लिस्ट अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली थी। अराउंड 18 पॉइंट्स थे, 18 पॉइंट्स। एंड आई होप वो 18 पॉइंट्स हर एंगल से अपन ने समझे थे, प्लस माइनस करके समझे थे, किस तरीके से किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, वो भी अपन ने देखा था। अब कुछ नहीं है चैप्टर में, बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। अब आगे कहीं कोई इश्यू नहीं आता, जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हम। चलो, पढ़ने के लिए भी दिया था आपको और मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा भी होगा। बहुत जान निकली क्या? बहुत सिंपल है, मैं जल्दी से इसका भ्रमण करवा देता हूं आपको पूरे चैप्टर का, क्योंकि कल अपन को कंप्लीट करना है इसको। कल कंप्लीट हो जाएगा, आप मान लो ये। चले, पहली चीज, डिपॉजिटर कौन होते हैं? यार डिपॉजिटर कौन होता है? एनी मेंबर जो क्या कर रहा है, डिपॉजिट कंपनी के साथ। एनी पर्सन हु हैज मेड अ डिपॉजिट विद अ पब्लिक कंपनी। मतलब कुछ मतलब नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है एनी पर्सन जो कंपनी में क्या कर रहा है, पैसा जमा करवा रहा है। पता है डिपॉजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? जमा ए। क्यों लिख रहे हो? मेरे समझ में नहीं, वो तो बता दिया मैंने ऐसे ही है। तो क्या काम है तुम्हें? हिंदी में थोड़ी एग्जाम देना इसे क्या, जमा 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 करना। अब सर, क्या हर कंपनी, क्या ईच एंड एवरी कंपनी एलिजिबल है कि वो मार्केट से डिपॉजिट ले सकती है? नहीं बेटा, हर कंपनी नहीं है। कौन है? डायग्राम देख लो। पहली चीज, एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? एक एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? हमेशा 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 कौन सी होती है? एक पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती क्या? लेगी, लेगी, उसकी कंडीशंस आएगी, क्योंकि खुद के मेंबर से लेना। अब बहुत ध्यान से देखें, एलिजिबल कंपनी ने क्या करा है? सबसे पहले क्या ले ली? प्रायर कंसेंट अपने मेंबर से, क्या पास करवा के, और कहां फाइल कर दिया? आरओसी। मतलब पब्लिक से हम लोग पैसा मांगे, पब्लिक से हम लोग पैसा मांगे डिपॉजिट के रूप में, उससे पहले क्या करना है? अपने मेंबर से एसआर पास करवाना। अब एलिजिबल कंपनी जो डिपॉजिट ले रही है, तो भैया वो कंपनी एलिजिबल कब मानेगी? कब? जब उसका टर्नओवर कितना है? कम से कम 500 करोड़। नहीं तो उसकी नेटवर्थ कितनी है? 100 करोड़। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? बीच में बेटा और लिख लेना, इसमें और नहीं है डायग्राम में। हमेशा रखना, अगर बीच पे कंडीशंस के बीच में कुछ नहीं लिखा होता तो वो एंड होता है, वो एंड होता है। तो ये और है। तो एलिजिबल कंपनी को हम कौन सी कंपनी मान रहे हैं? जिसका टर्नओवर कम से कम 500 करोड़। नहीं तो सेकंड क्या है? उसकी नेटवर्थ कितनी हो? कम से कम 100 करोड़। अच्छा, however an eligible company which is accepting deposit within the limit under clause C of subsection 1 of section 180 may accept deposit by ordinary resolution। क्या मतलब हुआ? ये बताई थी बात आपको। डेट कैपिटल जब चालू करवाया था, जब एक बात बताई थी आपको, बोरोइंग्स वाला एक टॉपिक था, वहां पे सेक्शन 180 की एक रेफरेंस भी दिलाई थी, 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। एक कंपनी मार्केट से कितना पैसा बोरो कर सकते थे? बीओडी कितना बोरो कर सकते थे? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग टेम्पररी लोन। अगर याद आ रही है बात, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। इसे कहा जाता है सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज सी। मान लो यार इसकी लिमिट आ रही है 100, तो अगर आप जो पैसा ले रहे हो ना, वो कितना है? विद इन 100 ही है। तो आपको एसआर नहीं पास करना, आपको एसआर नहीं पास करना, आपको फिर क्या पास करना है? मैं देखो आपको पूरा डायग्राम बनवा देता हूँ छोटा सा एक, कि ओआर या एसआर कब चाहिए। कॉपी कर लो प्लीज इसको अच्छे से। रेजोल्यूशन कौन सा कब पास होगा? क्वेश्चन मार्क मतलब कौन सा कब पास होगा? लिमिट क्या होती है? 180 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज सी। अब लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। बट इसमें एक्सक्लूड क्या होता है? एक्सक्लूडिंग होता है टेम्पररी लोन्स। ये मैं बता चुका था चैप्टर के स्टार्ट में भी, आपको याद आनी चाहिए बात, ये चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी हुई अपनी। हाँ सर, आपने अच्छे से ये बात हमें बताई थी। अच्छा अब सबसे मेन बात, या तो हम जो डिपॉजिट ले रहे हैं, या तो हम जो
डिपॉजिट ले रहे हैं, वो क्या है बेटा, वो क्या है, या तो विद इन लिमिट है या एक्सीडिंग लिमिट है। क्या मतलब हुआ उसका? और बेटा लिमिट का मतलब प्लीज ध्यान रखना, ये वाला लिमिट का मतलब है ये, लिमिट का मतलब है ये। तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात, अगर विद इन द लिमिट है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और एक्सीडिंग लिमिट है तो स्पेशल रिजोल्यूशन। खत्म कहानी, सिंपल। आप भूलोगे नहीं अब इस बात को। फटाक से कॉपी कर लो एक बार अच्छे से। ये जब अपन मार्केट से पैसा बोरो नहीं करते, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हेन वी आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि उस पर भी तो ब्याज देना है, तो कह रहे हैं अगर वो आप विद इन द लिमिट कर रहे हो तो ओआर, और लिमिट से एक्सीड हो रहे हो तो ऐसा। आपको बता दूं, किसी भी स्टूडेंट को जनरली नहीं पता कि ओआर एसआर का फर्क क्या है। यहाँ पे लिमिट का मतलब ये लिमिट है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। कैसे हो सकती है? हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, कैसे हो सकती है। 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज से जब डिटेल में पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है वो प्राइवेट कंपनी में वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि पब्लिक से पैसा उठा रहे, तो पब्लिक से तो हम उठा ही नहीं सकते ना पैसा। चलो अच्छे से देख लेते हैं आगे। एक मिनट रुकता है यार, एक मिनट रुकना बेटा, ना कॉल आ रहा है एक बार, एक। चलो अच्छे से क्लियर हो गई बात? जी सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। जल्दी से आगे देख लेते हैं एक बार। भैया क्या है, फर्जी है कुछ भी नहीं, फर्जी है कुछ भी नहीं। मतलब अगर कोई कंपनी डिपॉजिट लेना चाह रही है ना, अगर कोई कंपनी डिपॉजिट लेना चाह रही है, वो उसी तरीके से लेगी जैसा प्रोविजन में लिखा है। नहीं समझे? अगर कोई कंपनी डिपॉजिट लेना चाह रही है तो किस तरीके से डिपॉजिट लेगी बेटा, उसी तरीके से लेगी जैसा सेक्शंस में लिखा है। एप्लीकेबिलिटी क्या है, कंपनीज पे एप्लीकेबल है, बट किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? इनका रीजन भी मैं मानता हूं आपको अच्छे से, इनका रीजन भी पता है। क्या बताऊं तुम लोगों को, इतने ज्यादा समझदार लोग हो तुम, तुम्हें पता है इसका रीजन क्या है? बताओ क्या रीजन है। पिताजी अलग है इनके, एक्ट अलग है, रेगुलेटर आरबीआई बैठा है, जब बैठे हैं वो तो हम खड़े हो जाते हैं यहाँ से, कोई इशू नहीं। क्लियर है ये वाली बात भी? तो कितना जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं अब फटाक से आपके। हाँ अब जनरल जनरल सी कहानियां है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, देखते हैं जल्दी से। अगर कोई कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना चाह रही है तो किस तरीके से ले सकती है, किस तरीके से ले सकती है, क्या कंडीशंस है यार, क्या कंडीशंस है, देखें एक बार। क्या पास करना है? अब रेजोल्यूशन ये डिसाइड कर लो, ओ आर है या एस आर, एज द केस में भी। समझ में आ रही बात? ओ आर है या एस आर, एज द केस में भी। अगर हम विद इन द लिमिट हैं, अगर हम विद इन द लिमिट हैं तो ओ आर, अगर लिमिट एक्सीड हो रही है तो एस आर। इसके बाद ये है सिंपल, ठीक है। सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद RBI, except deposit from its members on such terms and condition, including the provision of security, if any, for the repayment of such deposit interest, as may be agreed between the company and its member। एक चीज मुझे बताओ, आरबीआई का नाम आ रहा है, तो आरबीआई वाला नाम कब काम आएगा? जब कोई आरबीआई से रेगुलेटेड अगर लेना चाहे, यार फाइनेंस है, कंपनी पैसा उठा रही है, तो हम कह रहे हैं अगर आप पैसा उठा रहे चलो उठा तो लो यार पैसा, कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई की भी छोटी मोटी गाइडलाइंस है, उन्हें भी कंप्लाई कर लो, मना नहीं करते, क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ना, तो आरबीआई की जो छोटी मोटी हमने गाइडलाइंस बना रखी, प्लीज उन गाइडलाइंस को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना। अब क्या है वो गाइडलाइंस, ध्यान से देखें। पहला क्या है, क्या इशू करना है, क्या बताना है उसमें? फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर एंड अमाउंट ड्यू। क्या मतलब हुआ सर? बाकी तो सब समझ में आ गया। सर्कुलर मतलब जो न्यूज़पेपर में हमें निकालना पड़ेगा, जो पब्लिकली हमें इशू करना पड़ेगा। ये सर्कुलर बेटा किस चीज का है कि हम डिपॉजिट लेने वाले हैं अपने मेंबर से, हम डिपॉजिट लेने वाले हैं अपने मेंबर से। इस सर्कुलर में हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन तो बताई दी,
साथ ही साथ हमने एक नई चीज और क्या बताई, हमारी क्रेडिट रेटिंग। ये क्या होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होगा? कोई क्रेडिट कार्ड काम में लेता है आप में से? कोई भी नहीं लेता यार। ओह सॉरी, वी डील इन कैश है ना। हाँ यार, मैं भी कभी क्रेडिट कार्ड काम में नहीं लेता, मैं डेबिट कार्ड लेता हूँ काम में मेनली। मैंने कहा उतना खर्चो जितना जेब में। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपको लिमिट दे देता है जबरदस्ती की, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। जेब में 10,000 है, खर्चे 2 लाख क्यों जाते हैं? अच्छा, अगर कभी लोन लेने जाते हैं, आपने कभी ये टर्म सुनी है क्या, ये वाली? नहीं सुनी? तुमने सुना क्या है फिर, ये बताओ। कभी भी सिबिल स्कोर नहीं सुना? उसकी रीपेइंग कैपेसिटी होती है। गूगल करना है अभी क्लास के बाद के, सिबिल स्कोर का मतलब क्या होता है, क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। यार कोई बैंक अगर आपको लोन देता है ना, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर फाइनेंस में खरीदते हो, सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर देखते हैं। सिबिल स्कोर मतलब आपका आज तक का रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड। अगर पहले कभी किसी से पैसा लिया होगा तो पैसा कैसे चुकाया है आपने, उसका ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से स्कोर होता है। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब फर्स्ट टाइम कोई इंसान लोन लेता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है? क्यों? उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कैसे यकीन करें? यार मैंने जब मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा था ना, लोगों को यकीन नहीं था कोई। आए दिन खूब आते हैं और खूब साफ हो जाते हैं। आप कभी पता करना, जब मेरा स्टार्ट हुआ था ना, लोगों को 1%, एक रत्ती का भी यकीन नहीं था मुझ पर। क्यों? मेरे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। ट्रैक रिकॉर्ड इन द सेंस, सर आप कौन? मैंने कहा मैं ये 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। चलो समझ में आ गया। आपके इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे पास हुए? मैंने कहा एक भी नहीं। कितनी रैंक आई? मैंने कहा एक भी। मैंने कहा जब पास ही नहीं हो तो रैंक कहां से आएगी? सर आपके फैकल्टी, मैंने कहा बेस्ट है। सर लेकिन यकीन कैसे करें? मैंने, आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। रीजन क्या है, किसी नए के ऊपर एकदम से यकीन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका पीछे का कोई, यार शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपना ट्रैक रिकॉर्ड हम नहीं बोल रहे, बाहर जो मैंने पोस्टर लगा रखा है वो बोल रहा है। ऑल इंडिया रैंक्स है, जयपुर फर्स्ट सेकंड रैंक्स आती रहती है, हाईएस्ट सिलेक्शन इन एग्जीक्यूटिव आते हैं। आप पता कर लो मार्केट में ऐसा है या नहीं, मैं कोई फेक बात नहीं करता है, कोई फेक बात। एंड एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स, उनको ये सारा अचीव करने में अराउंड 7-8 साल लग गए थे। मैं भी यही बैठा हूँ। यार मेरे पास सबके प्रोस्पेक्टस पड़े हैं यहाँ पे, उसमें मैंने देखा है, और मैंने तो बनाया नहीं, उन लोगों ने बनाई है ये चीज। तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था ना पहले, अब ट्रैक रिकॉर्ड है। जस्ट इन लास्ट दिस अटेम्प्ट, जो लास्ट वाला अटेम्प्ट हुआ था, इसमें जयपुर की फर्स्ट रैंक आई है प्रोफेशनल के अंदर। जयपुर में प्रोफेशनल में कहीं बच्चा पास नहीं हुआ, कहीं पे भी पास नहीं हुआ, केवल मेरे यहाँ पे हुआ था। ऐसा क्यों? कि केवल आप क्या यार, कुछ तो अलग सोच रहा हूँ ना मैं काम करने के लिए। हम जो ये वीडियोस नहीं बना रहे, टचवुड, मैं इतना नहीं कहूंगा मेरे वीडियोस के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट एप्रिसिएशन मिल रहा है। क्योंकि जो जना ये वीडियोस देख चुका है ना पहले किसी और के भी यूट्यूब चैनल पे, और जब कंपेयर करते हैं नॉलेज पॉइंट को, तो नॉलेज पॉइंट पे अपन एक स्टेप आगे जा रहे हैं। कोई भी इंसान यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड करते वक्त इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा। डिस्क्लेमर, ये मेरी ओपिनियन। आप स्टूडेंट हो, इंडिपेंडेंट रिव्यू आप लोग कर लो। तो मेरा रिकॉर्ड नहीं था ना पहले, अब है। वही कहानी यहाँ पे है। देखो वापस से बात चला तो थोड़ा सा प्रमोशन करना था, अदरवाइज देखो मैंने आज तक प्रमोशन नहीं करे मेरे, कभी भी मैंने कोई प्रमोशन नहीं करे। आज भी आप मार्केट में देख लो, मेरे कहीं कोई पोस्टर बैनर कहीं नहीं लगे हुए। जो बच्चा आता है किसी पुराने की रेफरेंस से आता है, अदरवाइज मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मान लो आज आप पास हो गए ना, तो आप खुद कहीं ना कहीं अपनी सिटी में रेफर कर दोगे यार वहां जाके पढ़ना। इवन अगर फेल भी हो गए ना और आप मुझसे सेटिस्फाइड हो, फिर भी रेफर करोगे। ये बता रहा हूँ आपको, ये बच्चों से कनेक्शन अलग है मेरा। रिकॉर्ड आ गया, ये है ये बात। अब पता कैसे बताया जाता है न्यूज़पेपर? भैया देखो हमने पहले भी एक बार लोन लिए थे, पब्लिक से पैसा उठाया था, इस तारीख को उठाया था, ये देखो ये रहा इनका रिकॉर्ड, इस तारीख को हमने इनका पूरा पैसा रीपे भी कर दिया। ये भी इसमें बताना पड़ेगा, कितने डिपॉजिटर थे, कितना पैसा था, सब बताओ ना। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पता लगती है कि आप पे यकीन किया जा सकता है या यकीन नहीं किया जा सकता। सेकंड क्या है, सर्कुलर की कॉपी कहां चिपकानी पड़ेगी? आरओसी के दफ्तर में जाके चिपका दो 30 दिनों के अंदर।
वैसे भी आप याद करो, मैंने एक बात बताई थी, कंपनी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करती है ना, तो मार्केट में जाने से पहले वो कहाँ फाइल होता है? आरओसी। सर टाइम लिमिट याद नहीं आती है हमें, नहीं याद आ रही? आरओसी की फाइलिंग से रिलेटेड अगर टाइम कभी भी याद ना आए तो 30 दिन लिख देना आप। तो 90% केसेस में, 90% केसेस में, 95% केसेस में आपके 30 दिन ही सही निकलेंगे जनरली, अगर माना जाता है, सामान्य है ये तो माना जाता है। इसके बाद क्या है? depositing on or before the 30th day of April each year, such sum which shall not be less than 20%। कुछ पढ़ा था क्या पहले भी अपन ने ऐसा? डेट कैपिटल में भी पढ़ा था क्या? वहां पे कितना था याद करो, वहां पे कितना था? एक चीज समझाई थी आपको यार, डीआरआर नहीं, डीआरआर तो अलग कहानी थी, नहीं याद आ रहा? ये देखो, एक मिनट, पढ़ के देखो। नहीं याद आ रही ये चीज? पीछे एक फंड बनाना पड़ता था, अगर आपको याद आ रहा हो, एक फंड बनाना पड़ता था, जिस फंड को बेटा हमने नाम क्या दिया था? हमने नाम दिया था डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। अब वैसा ही वो जो हम वहां पे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड नहीं बना रहे, यहां पे क्या बनाना है? यहां पे बनाना है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, ये रहा। और उसमें कितना जमा करवाना है? वहां पे कितना था? 15%, यहां पे कितना है? 20%। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गई ये बात? कोई नई बात नहीं है, आप पढ़ चुके हो, पहले पढ़ चुके हो, कोई नई बातें नहीं समझा रहा आपको ये। चलो आगे देखें। certifying that company has not committed any default in the repayment of deposit accepted before or after the commencement of this act। ये वाली लाइन पढ़ो, ऐसा कोई कंसेप्ट कहीं पढ़ा है क्या? याद करो, ये लाइन कहीं पढ़ी है? आपने जब डिफरेंशियल वोटिंग राइट पढ़े थे मेरे साथ शेयर कैपिटल में, तो वहां पे एक कंसेप्ट आया था कि अगर हमने कोई डिफॉल्ट करा है तो कितने साल तक अलाउड नहीं है डीवीआर इशू करना। जिस साल वो गलती सही कर दोगे ना, वहां से कितने साल? 5 साल। तो वही तो पॉइंट आ गया ये सेम। मान लो मैंने डिपॉजिटर का पैसा चुकाने में कोई डिफॉल्ट करा है, चलो मानता हूं करा है, अब क्या डिपॉजिट ले ही नहीं सकता क्या? जिंदगी भर सुनाते रहोगे क्या? नहीं यार, जिंदगी भर नहीं, 5 साल तक सुनाएंगे। वो 5 साल भी बेटा चालू कहां से करने हैं? जब आप वो डिफॉल्ट सही कर दोगे ना, उसके बाद वाले 5 साल तक मत लो आप, उसके बाद फिर से डिपॉजिट ले लो, हमें कोई इशू नहीं। समझ में आई ये बात? ये पढ़ा हुआ है अपना पॉइंट पहले भी। और यही वही, अगर सिक्योर्ड है, अगर सिक्योर्ड है तो असेट्स के ऊपर क्या क्रिएट करना है? चार्ज। सब कुछ सब कुछ सब कुछ वही बेसिक बातें हैं जो पीछे पड़ी हुई है अपन ने। आगे देखो, डिपॉजिट वी पे कैसे करना है? इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन, जो हमने आमने सामने बैठ के टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करी थी। अगर हम फेल हो गए चुकाने में, भैया पहुंच जाओ, कहां पहुंच जाओ? मे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। यार मेरे अगेंस्ट अपील लगानी है, मैं पैसा नहीं चुका रहा आपका, तो मेरे अगेंस्ट अपील कहां लगाओगे? एनसीएलटी में। बेटा स्टार लगाना ना एक बार यहाँ पे। अटेम्प्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 18 या पता नहीं 17 था, कौन से ईयर का अटेम्प्ट था। एक 5-8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यहीं खड़ा हूं, किसी भी बच्चे से पता कर लेना, एक भी बच्चे का सवाल सॉल्व नहीं हुआ था। उनको ये याद रह गया कि अपील कहाँ लगती है? एनसीएलटी में। उनको क्या याद रह गया? अपील कहाँ लगती है, जो गलत नहीं है, आपकी किताब में लिखा हुआ भी है। साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि अपील कहाँ लगती है? ट्रिब्यूनल। अच्छा, आज अगर आप कंपनी लॉ कर रहे हो, केवल फर्स्ट मॉड्यूल कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आया कि हमने डिफॉल्ट करा है, तो आपके हिसाब से अपील केवल कहाँ फाइल होगी? ये बात तो तय है। अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा नाम आ जाए, यहां अपील लगाइए, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, आपका आंसर क्या होगा? बेटा ऑनलाइन वाले भी सोते सोते ही बता दो, लेकिन बता दो एक बार, आपका आंसर क्या होगा अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि हम अपील लगाना चाह रहे हैं, सामने वाला हमारा पैसा नहीं चुका रहा, एनसीएलटी के अलावा अगर कोई भी दूसरा नाम आ जाता है लिखा हुआ, तो आपके हिसाब से वो वैलिड होगा, इनवैलिड होगा?
अगर 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 ट्रिब्यूनल की जगह, एनसीएलटी की जगह किसी दूसरी जगह अपील लगने का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके हिसाब से क्या वो अपील सही लगी है, गलत लगी है? गलत ही बोलेंगे। अरे जल्दी से आंसर बता दो एक बार, समय मत खराब करो मेरा। हाँ, इनवैलिड। इनवैलिड ही बोलेंगे सर। ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं, मान लो कंज्यूमर कोर्ट पे लगा दी, कंज्यूमर कोर्ट पे लगा दी। सर आंसर आ गए, देखो ये हम बोलते कम है लिखते ज्यादा है। वैलिड, रॉन्ग, इनवैलिड। एक सवाल पूछ लूं आपसे, सिंपल सा। आज आपके एग्जाम्स है, ठंडे दिमाग से जवाब देना। आज आपके एग्जाम्स है, घर से तिलक लगा के और वो दही वही वो सब खा खुआ के निकल रहे हो, किला फतेह करने जा रहे हो कोई, और सेंटर पे जाते ही भीगी बिल्ली बच जाते हो एक बार। घर से निकलते हो दही और वो शहद, पता है जो चीनी वीनी सब खा खुआ के, हाँ हम एग्जाम अच्छा करके आएंगे, और जैसे ही सेंटर पे गए सबकी शक्लों पे बीपी हाई था, वो देखते ही दही वही सब गया साइड में, उनमें से यही कपन बन गए। यही होता है, हाँ या ना? चलो, अब आपकी गाड़ी के अंदर आप बैठ के आराम से जा रहे हो, खिड़की खोल के ठंडी ठंडी हवा खाते हुए, बीच में एक मंदिर आया, क्या करोगे? ईमानदारी से होता है, एग्जाम देने जा रहे हो और बीच में मंदिर आ रहे, पास करवा देना, यही होता है। अच्छा, बीच में कोई मस्जिद आ गई, ये तो नहीं करोगे, लेकिन वहां पे भी आप हाथ जोड़ोगे, हाँ या ना? ईमानदारी से अपना सेंस बताना, झूठ मत बोलना। एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग, झूठ बोलोगे तो हाँ इफेक्ट आएंगे सर। एग्जाम में। बीच में गुरुद्वारा आ गई, चर्च आ गया, क्यों? तुम तो जाते ही नहीं हो चर्च, तुम चर्च वाले थोड़ी हो, तुम गुरुद्वारा वाले थोड़ी हो, तुम मस्जिद वाले थोड़ी हो, क्यों हाथ जोड़ा तुमने? अरे यार, हमारा वाला अगर बिजी हो, अगर हमारा वाला बिजी हो तो किसी और का तो सुनेगा। फिर जस्ट आप सेंटर पहुंचे, सेंटर पहुंचे जस्ट पास में वो कॉलेज के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, क्या करोगे? यार कितना हाथ जोड़ते हो यार, कितना हाथ जोड़ते हो? जनरली बताओ, करते हो नहीं करते हो? यार मैंने तो देखा है, आप चाहे कितना ही मेरे को बोल दो, जनरली आप चाहे कोई मस्जिद गुरुद्वारा चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर टेंशन है और एग्जाम देने जा रहे हो ना, आप करोगे नहीं, अपने आप दोनों हाथ यूं हो जाते हैं, यूं भी नहीं होते तो मन में हो जाता है, भगवान बस, गुनगुनाना चालू हो जाते हैं। इसका कंसेप्ट क्या बना? अब इसका आंसर दो ना मुझे एक बार। आपके साथ परेशानी कहीं नहीं, इसका रीजन बताऊंगा कहाँ जा सकते हो। अब ये मत लगा देना यहाँ पे हम कहीं पे भी जा सकते हैं, मैं एक लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ। कभी कभी होता है कि हम हैं जैनी, जैनियों के मंदिर के आगे हाथ जोड़ा, हाँ, चलो आम बात है। जैनियों वाले गॉड के आगे हाथ जोड़ा, आम बात है। और शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वहां पे भी हाथ जोड़ा, हाँ जोड़ा, क्या दिक्कत है? या नीचे अपने खाटू श्याम जी का मंदिर है, मैं डेली हाथ जोड़ते हुए आता हूँ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सवाल क्या है, हर किसी जगह नहीं। अब मैं मंदिर को हटाओ एक बार, एक कंसेप्ट पे आऊं। आपके साथ कोई परेशानी हुई, कंपनी पैसा खा गई, जनरली केवल एक मॉड्यूल पढ़ने वाले बच्चे का आंसर क्या होगा कि अपील केवल कहां लगती है? क्या केवल एनसीएलटी? नहीं यार, एक जगह और लगती है। इवन अपील कैन बी फाइल इन कंज्यूमर फोरम। हजम हो रही है ये बात? क्यों करोगे तुम हजम, तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। सेकंड मॉड्यूल दो ईबीसीएल में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वहां लिखी है ये बात। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को और इस कंसेप्ट को मिला के एक बार एक केस लॉ हो गया कि एक बंदे का डिपॉजिट का पैसा कंपनी ने दिया नहीं, तो उसने क्या करा, परेशान होके थक हार के उसने कहा अपील चिपका दी कंज्यूमर फोरम में। क्या कंज्यूमर फोरम में अपील लगाना वैलिड है या नहीं है? यस, इट इज वैलिड। इसका रीजन, एक केस लॉ हुआ है। केस लॉ के हिसाब से इवन कंपनी, इवन वो जो कंज्यूमर फोरम है जो डिपॉजिट के रूप में पैसा लगा रहा है ना कंपनी में, उसे भी हम कंज्यूमर मानते हैं, उसे भी हम कंज्यूमर मानते हैं। प्लीज, मैं नहीं कह रहा, ये आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, वहां के उस कंसेप्ट को काम में लेके इन्होंने यहाँ पे एक केस लॉ चिपका दिया, एग्जाम में आ गया और बच्चों के 4 या 5 नंबर ले गया। हम आम थे, हमने लिख दिया एनसीएलटी। अब आप खास हो तो आप आंसर क्या लिखोगे? यस। अब ये वो होता ना थोड़ा जो एड ऑन एडवांटेज वाला पॉइंट, कि मेरे में बाकियों में फर्क क्या है, यहां पता लगा सकते हो आप। यार मेरे को जेआईजीएल पूरी आती है, ईबीसीएल पूरी आती है, सेबी पूरी आती है, कंपनी लॉ आती है, सेटिंग अप आती है,
सारी चीजें पता है, कौन सी चीज कहाँ कैसे कनेक्ट होती है ये पता है, और बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ पता है। इसकी एडवांटेज है ये। सेबी का कौन सा टॉपिक आपके यहाँ किस तरीके से काम आ सकता है, क्यों बता सकता हूँ कि सेबी में ही पढ़ाता हूँ, मैं ईबीसीएल भी पढ़ा चुका हूँ पहले। मैं देखा चलो कुछ नहीं, वो बाद में बात करेंगे उस मैटर पे। ये चीज समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है? तो बेटा प्लीज अपने शुभ हाथों से एक लाइन लिखो वहां पे, एक लाइन लिखो वहां पे, इन केस इन केस हाथ ठंडे होंगे, थोड़ा सा मसल लो अच्छे से, गर्म हो जाएंगे और फिर लिख लो। इन केस default is made, in case default is made by the company, in case default is made by the company in repayment of deposit, in repayment of deposit, then appeal can also be filed, then appeal can also be filed with the consumer forum, then appeal can also be filed with the consumer forum, and similar facts have been discussed in, and similar facts have been discussed in one of the landmark case. Similar And similar facts have been discussed in, and similar facts have been discussed in one of the landmark case. डन है बेटा यहां तक? और प्लीज अगर लिखा है ना तो अपने शुभ हाइलाइटर से इस पूरी लाइन को हाईलाइट कर लो। एग्जाम में सवाल आ गया ना तो आपको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा याद आ जाएगी, आपका आंसर भी सही निकल जाएगा। चलो सर, ये भी समझ में आ गया हमारे। अब ये तो फर्जी है, टर्म्स एंड कंडीशन, जल्दी से पढ़ो। बस कल कंप्लीट है, कल वो चार्ट वार्ट बनवाना है आपको, मेन तो अब मुझे और कुछ नहीं है इसके अंदर, चार्ट बनवाना है और एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक समझाना है। एक ये थोड़ा सा काम का है, देखें टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ध्यान से पढ़ेंगे, मत पढ़ो आप तो लिखो क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड। अभी इतना बड़ा टॉपिक याद नहीं होगा, सामने देखो, टाइम पीरियड। बेटा मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना? मिनिमम कितना पढ़ा था ना आप लोगों ने, और मैक्सिमम कितना? 36 मंथ, एक ही बात है। अब फिर एक डाउट आता है, सर स्टार मार्क 6 मंथ के साथ क्यों? अब 6 महीने वाली बात के क्या आ रहे हैं? एक्सेप्शंस। एक बार समझ लो ना, फिर 1 मिनट का टाइम दे दूंगा कॉपी करने के लिए। एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन में क्या लिखा है? कैन बी एक्सेप्टेड फॉर लेस देन 6 मंथ बट नॉट लेस देन 3 मंथ्स। तो आप ये बोल सकते हो 3 महीने से 6 महीने। अब इसमें कंडीशन क्या है? लिमिट कितनी थी इसमें, पढ़ी थी ना आप लोगों ने? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल
और ये लिया क्यों है? फॉर कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। खत्म कहानी, मत पढ़ो इतना, ये देख लो सामने वापस से। टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड कितना है? मिनिमम टाइम पीरियड कितना है? मिनिमम है बेटा 6 महीने, मैक्सिमम कितना है? 36 मंथ। अब 6 महीने का भी एक्सेप्शन है, कैन बी एक्सेप्टेड फॉर लेस देन 6 मंथ बट नॉट लेस देन 3 मंथ। अब इसमें कहानी क्या बनी? इसमें कहानी क्या बनी? कितना समय लिखा हुआ है? 3 महीने से 6 महीने के बीच में कितना ले सकते हैं? लिमिट क्या है? 10%। और रीजन क्या है? फॉर सम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। पढ़ने से नहीं, लिखने से बातें याद होगी। कभी कभी क्या सुनने से कहानी दिमाग में छप जाती है, अपन भूलते नहीं फिर नेक्स्ट डे। और हाथ से उसका एक चित्र बना दो। जी सर। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक सब? Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत ही Yes, बढ़िया sir. बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। जॉइंट नामों में ले ले क्या पैसा? जॉइंट नामों में ले ले पैसा। कंडीशन क्या है? मैक्सिमम कितने? विद और विदाउट द क्लॉज, या तो जॉइंट रहेगा पैसा, ईदर और सर्वाइवर। ईदर और सर्वाइवर मतलब या तो कोई भी ले ले, नहीं तो जो जिंदा रहेगा वो ले ले। फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर, नहीं तो जिसका नाम पहले लिखा हुआ है, नहीं तो एनीवन और सर्वाइवर। क्रक्स ये है कि जॉइंट नामों में कितना पैसा लिया जाता है और कितने जनों से लिया जाता है? 3। अब क्लॉज आप कोई भी डाल दो, जो जिंदा है वो ले ले, सबका राइट है जो भी आप लिखना चाहो। क्या पता एग्जामिनर एक ऐसा नया क्वेश्चन बना दे जो आज तक नहीं आया। जैसे एक कंपनी XYZ लिमिटेड जो मार्केट से डिपॉजिट उठाना चाह रही है, तो आप सबसे पहले फिर छोटे छोटे पॉइंट बना देगा पेपर सेट है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ। तो भैया क्या था? टर्नओवर इतना, नेटवर्थ इतनी, OR नहीं तो ऐसा। वो एडवर्टाइजमेंट इशू करना चाह रहे, वो कहाँ फाइल होता है? ROC। कितने दिन पहले? 30 दिन पहले। उसमें क्या बताया जाता है? छोटे छोटे पॉइंट बना देंगे वहां पे, कितने समय के लिए लिया जाता है, मिनिमम 3, मिनिमम 6, मैक्सिमम 36। फिर ये वाली कहानी, जॉइंट नेम कितने हो सकते हैं? भैया 3 हो सकते हैं। अब ये सवाल अगर बनता है ना, ये सवाल बनाने का रीजन क्या है? इट इज वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन फॉर एग्जाम, बट हम टैकल नहीं कर पाएंगे। हमने 18 पॉइंट में तो जान लगा दी और यहाँ पे जल्दी जल्दी काम निपटा दिया। तो अपन तो बेटा ये मानते हुए पूरे सिलेबस को लेते हुए चल रहे हैं, हर चीज काम की है। ये तो डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बड़ा सिंपल लिखा हुआ था इसके अंदर, यही लिखा हुआ है सेम इसमें। चलो जल्दी से आगे देखें। सर ये डायग्राम का क्या है? ध्यान से देख लो एक बार, क्या है ये रहा। नट शेल मतलब? नट शेल मतलब कुछ तो बोलो, क्या चीज? एक ही जगह समराइज करके। अब मैंने क्या करा, जब मॉड्यूल एडिट किया तो इससे पहले बहुत कुछ समझा रखा था, फिर नीचे लिखा होता है क्वांटम ऑफ डिपॉजिट इन नट शेल। अब इसे कहते हैं एक्सपर्ट माइंड। मैंने जबरदस्ती की वो जो डिटेल नहीं समझा रखी थी ऊपर, इसी को पहले डिटेल में समझा रखा था, फिर ये टेबल में नट शेल में समझा दिया। मैं सीधे ऊपर का हटा दिया, केवल आपको क्या दे दिया? नट शेल। ऊपर भी यही लिखा हुआ था, अब उन्होंने एक पेज खा लिया उसको समझाने में और उसको समराइज करके यहाँ दे दिया। एग्जाम में अगर क्वांटम आ जाए ना, आप ये टेबल बना के आ जाओ, फुल में से फुल मिलेंगे आपको, फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे, क्योंकि वो बातें लिखी थी जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। आप चाहो तो अपना मॉड्यूल खोल लेना, नट शेल के ऊपर क्या लिखा है पढ़ भी लेना। अब क्या है ये? अगर पैसा कौन सी कंपनी ले रही है तो कितना ले सकती है? मेंबर से कितना? ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। पब्लिक से कितना ले सकती है? अगर वैसे कहूं बेटा तो एग्रीगेट लिमिट कितनी बन गई? 35%। ये चीज समझ में आ गई? अगर कोई एलिजिबल कंपनी है तो आपको याद होना चाहिए कि एलिजिबल कंपनी पहले तो हमेशा एक पब्लिक कंपनी होगी,
और पब्लिक कंपनी है तो मेंबर से भी ले सकती है, पब्लिक से भी ले सकती है। मेंबर से लेने की लिमिट कितनी है 10 और पब्लिक से लेने की लिमिट कितनी है 25। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, कंपनीज रेफर्ड इन सबसेक्शन सेक्शन 73 दैट इज, आप तो ये याद कर लो, ये नॉन एलिजिबल कंपनी कौन सी होगी? ये होगी प्राइवेट कंपनी। देख लो कैसे अपन ने पता लगाया, पब्लिक के नीचे क्या लिखा हुआ है। तो टोटल देख अभी भी यहां पे बेटा कितना आ रहा है 35, तो 35 का 35 किससे ले सकते हैं? मेंबर्स। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अगर सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी के मेंबर कौन होते हैं? गवर्नमेंट। सरकारी कंपनी के मेंबर गवर्नमेंट खुद होती है, संभालते कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब वहां के मेंबर्स होते हैं। उनसे क्या पैसा लेगा? सरकार सरकार से ही पैसा ले रही है। सरकारी कंपनी की मेंबर भी सरकार है और सरकारी कंपनी सरकार से ही पैसा लेके डिपॉजिट ले रही। मतलब मैंने खुद का पैसा लिया और खुद ही को ब्याज दे दिया। नहीं समझे? आज मैंने क्या किया, मेरा एक बैंक अकाउंट था कोटक में, मैंने कोटक से चेक लगाया बंधन बैंक में। मैंने कहा मैंने खुद को लोन दे रखा है और मैं ब्याज भी दूंगा अपने आप को 6%। बेवकूफी हो गई? ये बेवकूफी है। सरकारी कंपनी की मेंबर भी सरकारी है, तो सरकार खुद ही को पैसा ब्याज पे क्यों दे रही है? तो जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी आया ना, तो यहाँ पे आ गया डैश और यहाँ लिमिट कितनी आ गई। क्रक्स क्या बना ये देखो, आपने क्या किया आप तो ये बताओ ना इसको समझाने में। लिमिट अपना कुछ तो करके दिखाना ही पड़ेगा ना अलग से एक बार। अगर कंपनी कौन सी है, मैं लिमिट नहीं समझा रहा आपको, एक चीज समझा रहा हूं हार्डली। एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं तो गवर्नमेंट कंपनी। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर और पब्लिक दोनों से ले सकती है। प्राइवेट कंपनी मेंबर से ले सकती है, पब्लिक से नहीं ले सकती। गवर्नमेंट कंपनी मेंबर से नहीं ले सकती, पब्लिक से ले सकती है। आपको केवल इसका लॉजिक समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है। आपको केवल और केवल और केवल और केवल इसका क्या समझना है, लॉजिक कैसा क्यों हुआ है। समझ में आ गई बात? जी सर। ये अपने आप बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। ये फिर एक फर्जी बेसिक सी बातें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट वेटिंग लेनी पड़ती है। ये समझाऊं या बेटा पढ़ लिया था आपने? सिंपल है। मान लू जो मैक्सिमम रेट आरबीआई बताया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए रेट्स। अगर ऑल्टर करनी है टर्म्स एंड कंडीशन, ऑल्टर करनी है टर्म्स एंड कंडीशन करो, बट इस तरीके से मत करना कि डिपॉजिटर को नुकसान हो जाए। क्रेडिट वेटिंग ली है तो क्रेडिट वेटिंग लो और बताओ कौन से फॉर्म में। DPT3, डीपीटी मतलब डिपॉजिट। अब आ गया एक काम का टॉपिक, फॉर्म्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। दो टॉपिक बचे हैं मेरे, फॉर्म्स एंड पर्टिकुलर, और एक बचा है वो फ्लो चार्ट वाला काम। कितना बड़ा है ये? अच्छा इतना सही है। इसके बाद तो अगर आपने पढ़ा भी होगा तो मैं मानता हूं आपके समझ में आ गया होगा सारा। एक चीज बता देता हूं बस आपको, ये छोटी मोटी बात है, ये दो टॉपिक फिर कल करवा दूंगा, एक तो वो डायग्राम और ये एडवर्टाइजमेंट के, दोनों काम के हैं, तो भागते दौड़ते नहीं करने अपन को। कंपनी का रजिस्टर मेंटेन करती है डिपॉजिट होल्डर का, क्या लिखती है उसमें? नेम, एड्रेस, पेन, ये सब सिंपल है। आप तो ये वाला समझा दो, ये वाला समझा दो। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप कंपनी और डिपॉजिट होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो उसमें यही सब लिखोगे, नाम, पता, किस दिन लिया है पैसा, किस दिन चुकाओगे पैसा, ब्याज की रेट क्या है। ये वाला पॉइंट समझा दो आप तो, ABCDEFGHI वाला, ABCDEFGHI ये वाला। तुम लोगों के कहे गए मान लो ना, सिंपल था सिंपल था सिंपल था सिंपल था, तो तुम कभी जिंदगी में नहीं पूछोगे पॉइंट मुझसे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में सुना हुआ पॉइंट है ये, आपके घरों में भी होता है ये।
आपने कभी लेकिन इतने ध्यान से कभी मम्मी पापा की बातें नहीं सुनी, कान थोड़ी लगा के रहते हो हमेशा ही, क्या बात हो रही है? कभी डिनर टेबल पे सुना हो, क्या पता, लेकिन ऐसी बातें हम सुनते ही नहीं है। हमको थोड़ी देना है टैक्स जो हम सुने इतना। बैंक में एफडी करवाते हैं पापा, कितने की? चलो उससे अपन को मतलब नहीं, बट एक लिमिट से ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो बैंक वाले उस पर टैक्स काट लेते हैं। उसे टीडीएस कहते हैं, टीडीएस टीसीएस, सुना है कभी? Yes, टैक्स sir. डिडक्टेबल एट सोर्स। अब मम्मी पापा बैंक गए, उन्होंने कहा प्लीज हमारा टीडीएस मत काटो, प्लीज हमारा टीडीएस मत काटो। बैंक ने क्यों नहीं काटे, इतना ब्याज आ रहा है। हमने कहा प्लीज हमारी इनकम वैसे ही बिलो टैक्सेबल लिमिट है, जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट ही होती है, टैक्स कोई देता ही नहीं है। वो क्या कह रहे हैं बैंक में कि प्लीज हमारा इंटरेस्ट मत काटो, हमारी इनकम वैसे ही बिलो टैक्सेबल लिमिट है, आप पहले टैक्स काटोगे फिर मैं आईटीआर भरूंगा और मुझे रिफंड आएगा। नहीं समझे? मैं कह रहा हूँ प्लीज मेरा टैक्स मत काटो, क्योंकि अगर आप टैक्स काटोगे फिर मैं मेरी आईटीआर भरूंगा, वो वैसे ही बिलो टैक्सेबल लिमिट है, मुझे मेरा इंटरेस्ट रिफंड मिलेगा। तो सच काटो ही मत ना, आप काटो, टैक्स वाले ले जाए, फिर मैं कागज जमा करवाऊं, मेरे पास वापस आ जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट कहती है फिर एक काम कर, एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दे, कौन से फॉर्म में, 15G या 15H, एक सीनियर सिटीजन के लिए है और एक नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता है। कभी गूगल करना 15G 15H फॉर्म, क्या लिखा हुआ आता है उसमें, एक शपथ आती है, मैं फलाना फलाना इस बात को डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, एंड प्लीज मेरी इनकम में अगर मेरे अमाउंट में कोई ब्याज बन रहा है तो उस पर टैक्स ना काटो, आप काटोगे मैं आईटीआर भरूंगा, मुझे रिफंड आएगा, जबरदस्ती मेरा पैसा 3-4 महीने के लिए डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा, फिर वापस आएगा। इंडिया में क्या होता है, टीडीएस कटता तो टाइम पे है, रिफंड लेट आता है। नहीं सुना? पैसा कटेगा टाइम पे, रिफंड लेट आता है। अभी जैसे अमेजोन से आप शॉपिंग करो, पैसा तो हैंड टू हैंड उन्होंने ले लिया, रिफंड 1 मिनट में आ जाता है क्या? 1-2 दिन लगता है। अब मैंने एक पार्सल लगा रखा है रिफंड के लिए, आज तक बंदा पिक करने नहीं आया, 16 जनवरी का पिकअप था, 16 जनवरी, और मैंने कहा 10 दिन का उसमें टाइम था कि अगर 10 दिन में नहीं हुआ तो हम रिफंड नहीं करेंगे, और मैं वही आइटम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी कर चुका। अब मैंने क्या बोला, देख जाने वाला जान ही रहा और आने वाला आने वाला है, नहीं समझे? वो मुझे रखना नहीं था, वो भी मेरे गले पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने दूसरा तो फ्लिपकार्ट से वैसे ही ऑर्डर कर लिया। क्योंकि इंडिया की दिक्कत है यार, लेते समय पे है, देते लेट है। तो हम कह रहे हैं ये दिक्कत ना हो ना, इसके लिए क्या करो, एक फॉर्म फाइल कर दो बैंक्स के पास, आपका इंप्रेशन पड़ता है घर पे जाके, मम्मी पापा से पूछो, मम्मी आपको पता है कि फॉर्म 15G 15H क्या होता है? पापा से पूछो जाके, हो सकता है पापा को पता हो। यार मैं यही मान रहा हूँ, व्हेन दे आर पेइंग मनी फॉर योर स्टडीज, उनको फील तो करवाओ कि तुम कुछ कर रहे हो। वही डब्बे वाला काम, वरना बस खाली डब्बा भरे जाओ, कितना भी, फिर घर जाता है तो डब्बा नीचे फटा, ज्ञान खत्म सारा। आज जाओ आराम से घर पे, जो यहाँ आए हुए कॉल पे कभी बात करना, डेली बात होती होगी, पापा कभी आपसे 15G 15H फॉर्म जमा करना है बैंक में जाके? वो कहेंगे हाँ, तेरे को क्या मतलब, कितने की एफडी मैंने, अरे एफडी से नहीं मतलब, क्या होता है ये फॉर्म बताओ ना आप। ये है ये फॉर्म, अभी तो पूरा पॉइंट लिखा है ना, नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इसके लिए फॉर्म जमा होता है कौन सा, ये वाला, ये इसमें लिखा हुआ नहीं, ये मेरे पास था। फिर भी मम्मी पापा से कोई सवाल जवाब करो उससे पहले अपने ज्ञान को और अपग्रेड कर लो। अभी जब ब्रेक मिले बीच में, गूगल करना था 15G 15, अरे सॉरी सर, सॉरी 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 सॉरी, क्या कहा आपने, क्या करो, गूगल? हम नीचे जाके धूप खाएंगे अभी पहले, और गूगल करने में हमारा 1 MB खर्च हो जाएगा पूरा। करना यार, मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में ये फॉर्म क्या था। यहाँ तक की पंचायत मैं मानता हूँ अच्छे से सबके क्लियर है। कल लास्ट क्लास है चैप्टर की, मंडे से डिविडेंड और सीएसआर, ऐसे 2 चैप्टर्स है जो अपन स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अप टू थर्सडे या फ्राइडे ये दोनों कंप्लीट हो जाने हैं आपके। ये सब मैं आपको बता चुका था पहले भी। तो नेक्स्ट वीक अपन प्लान करते हैं 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे कंपनी लॉ के, और सेटिंग अप का पार्ट सी चालू हो जाएगा मंडे से, सेटिंग अप का पार्ट सॉरी सी क्या बी चालू हो जाएगा मंडे से। छुट्टी बहुत सोच समझ के करो। चलो बाकी मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में, चलें, थैंक यू।